हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। किसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन सुरेश आलस से अपने खेतों में काम किया करता था। एक बार रमेश रास्ते में जा रहा था, तभी रामू काका बोलते हैं, अरे वाह रमेश, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ काका, अच्छी तो हुई है। तुम्हारी कुल 5 एकड़ ज़मीन है ना, तुम्हारी 5 एकड़ ज़मीन में कुल कितनी बोरियां फसल हुई है। काका, मेरी 5 एकड़ ज़मीन में कुल 150 बोरियां फसल हुई है। ठीक है काका, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुरेश वहाँ से गुजरता है। तभी रामू काका बोलते हैं, अरे सुरेश, तुम्हारी भी 5 एकड़ ज़मीन है ना, तुम्हारी 5 एकड़ ज़मीन में कुल कितनी बोरियां फसल हुई है। काका, मेरी 5 एकड़ ज़मीन में कुल 100 बोरियां फसल हुई है। रामू काका बोलते हैं, सुरेश, तुम्हारी 5 एकड़ ज़मीन में कुल 100 बोरियां फसल ही कैसे हुई है। रमेश की 5 एकड़ ज़मीन में तो कुल 150 बोरियां फसल हुई है। क्या कहा, मेरे दोस्त रामू के खेत में 150 बोरियां फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, अब मैं चलता। इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। फिर फसल बेचकर शाम को वह अपने घर लौटता है। घर पहुंचकर महेश सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, मुझे पता है आपको 50 बोरी का नुकसान कैसे हुआ है। रमेश बहुत ही मेहनती है, वह दिन भर अपने खेतों में काम करता है, लेकिन आप इतनी मेहनत नहीं करते हो, इसीलिए आपको 50 बोरी का नुकसान हुआ है। फिर सुरेश बोलता है, अरे भाग्यवान, मेरे से जितना हो पाता है उतना तो मैं करता हूँ, और मैं क्या करूँ। फिर उसकी पत्नी बोलती है, मेरे पास एक उपाय है, आप अपनी ज़मीन को बेचकर रमेश के पास 5 एकड़ ज़मीन खरीद लो और रमेश को बोलकर दोनों साथ में खेती करने लग जाओ। फिर सुरेश बोलता है, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं कल ही जाकर रमेश से बात करता हूँ। फिर अगली सुबह सुरेश रमेश के घर पहुँच जाता है और रमेश को बोलता है, अरे भाई रमेश, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़मीन को बेचकर तुम्हारे पास 5 एकड़ ज़मीन खरीद लेता हूँ। फिर रमेश बोलता है, हाँ हाँ सुरेश भाई, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। फिर सुरेश बोलता है, रमेश भाई, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम दोनों मिलकर 10 एकड़ ज़मीन पर साथ में खेती करेंगे, जिससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। रमेश बोलता है, हाँ हाँ सुरेश भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, हम चलकर सेठ मुनीराम से ज़मीन को बेचने और ख़रीदने की बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास वाली ज़मीन है वो सेठ मुनीराम की है। इतना कहकर दोनों सेठ मुनीराम के घर के लिए निकल जाते हैं। सेठ जी, रमेश की ज़मीन के पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वह मुझे खरीदनी है। सेठ मुनीराम बोलता है, तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए पैसे लाए हो। सेठ जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मेरी 5 एकड़ ज़मीन को बेचकर रमेश के पास वाली 5 एकड़ ज़मीन को खरीदना है। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरी ज़मीन के बदले तुम्हारी ज़मीन और 5,000 रुपये चाहिए होंगे। फिर सुरेश बोलता है, लेकिन सेठ जी, मेरी ज़मीन भी तो 5 एकड़ ही है, फिर आप मुझसे 5,000 रुपये अलग से क्यों ले रहे हो। देखो भाई सुरेश, ज़मीन की समय के हिसाब से कीमत होती है, अगर तुम्हें खरीदनी हो तो खरीदो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, आप 5,000 रुपये अलग से ले लेना, लेकिन वो ज़मीन मुझे दे देना। फिर इस तरह सुरेश वो ज़मीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो भाई सुरेश, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसीलिए कल सुबह तुम तैयार रहना। लेकिन सुरेश हल चलाने से बचने के लिए बहाना बना लेता है, अरे भाई रमेश, मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है, इसीलिए मुझे 12 दिन के लिए वहाँ जाना होगा, अगर मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ सुरेश भाई, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, खेत का सारा काम मैं संभाल लूँगा। रमेश, मुझे तो लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं 12 दिन बाद आकर तुम्हारे साथ खूब मेहनत करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश अपनी पत्नी को लेकर उसके ससुराल चला जाता है और रमेश इस बात से काफ़ी परेशान हो रहा था। उसको परेशान देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। रमेश बोलता है, सुरेश उसकी पत्नी को लेकर 12 दिन के लिए उसके मायके गया है और खेतों में बहुत सारा काम पड़ा है। रमेश की पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं जी, जब तक सुरेश वापस नहीं लौटता तब तक मैं आपके साथ खेतों में काम करवा दूंगी।
फिर अगली सुबह रमेश अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चलाने के लिए चला जाता है। एक दिन रमेश सुरेश के घर चला जाता है। नो भाई सुरेश, बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना देते हैं ताकि पानी हमारे खेतों में जमा ना हो। रमेश भाई, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है सुरेश भाई, तुम भाभी को लेकर शहर चले जाओ, पानी के निकलने के लिए रास्ता मैं बना लूँगा। फिर रमेश अकेला ही बारिश में भीगता हुआ पानी के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर, सुनो जी, आपका दोस्त सुरेश जब हमारे खेतों में कोई काम नहीं होता तब तक तो घर पर ही रहता है, और जब हमारे खेतों में कोई भी काम होता है तब कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। देख लेना, मेरा शक बिल्कुल सही है, वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर हम दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, देख लेना, कुछ दिनों के बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद, सुरेश भाई चलो आज ही हमें फसल को काटना होगा, क्योंकि शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और अगर फसल को आज नहीं काटेंगे तो फसल कल से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। हाँ रमेश भाई, चलो हम दोनों फसल को काटकर बोरियों में भर देते हैं। फिर दोनों फसल काटने के लिए खेत में चले जाते हैं। सुरेश भाई, फसल तो सारी कट चुकी है और अब शाम भी होने लगी है, अब मुझे जाना होगा, तुम इन अनाज की बोरियों को लेकर घर ले जाना। हाँ रमेश भाई, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले नहीं संभाला था, अब तुम्हें काम है तो अब सारा काम मैं संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए हो? वो क्या है ना रमेश, उसकी साली की शादी में गया है, वो कल तक ही वापस लौटेगा, तो उसके आने के बाद ही सारे अनाज को मंडी में बेच कर आएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि आप सारी फसल को यहाँ लेकर आ गए, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आएगा, तब तक हम इन बोरियों को अपने घर में छुपा दें तो सारी फसल का पैसा हमारा होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, लेकिन कल सुबह जब रमेश आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, कल सुबह जब वो आए तो उसे बोल देना कि सारी अनाज की बोरियां बाहर ही रखी थी, पर पता नहीं कौन ले गया। फिर अगले दिन रमेश सुरेश के घर चला जाता है। चलो सुरेश भाई, हम अनाज को बेचने के लिए मंडी में चलते हैं, तुमने सारा अनाज कहाँ रखा है? रमेश भाई, मैंने सारा अनाज बाहर ही रखा था, पता नहीं रात को कौन ले गया। सुरेश भाई, तुमने ये क्या कर दिया? पूरे 6 महीने की मेहनत को एक ही बार में बर्बाद कर दिया। अरे रमेश भाई, वो मेरी भी तो मेहनत थी, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने जानबूझकर वो फसल चोरों के हाथ दे दी हो। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चोर हम दोनों का हिस्सा लेकर गए हैं, हम दोनों को ही भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। फिर ऐसा बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है। फिर रमेश दुखी होकर चुपचाप बैठा रहता है। उसकी पत्नी उसको दुखी देखकर बोलती है, क्या हुआ जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? तभी रमेश सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, अभी खेत में फसल उगाने के लिए काफ़ी समय है, तब तक आप अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दीजिए। रमेश अपनी पत्नी की बात को मानकर जैसे ही अपने घर के बाहर वाले आंगन को खोदने लगता है, तभी उसको सोने के सिक्कों से भरा एक मटका मिलता है। मटके को देखकर रमेश बोलता है, अरे वाह, अगर मेरी फसल चोरी नहीं हुई होती तो मैं ये आंगन कभी नहीं खोदता और ये मटका मुझे कभी नहीं मिल पाता। इसमें से एक सिक्का ही मेरी फसल के नुकसान की भरपाई कर देगा। फिर रमेश अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये सब आपकी मेहनत का फल है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, इसलिए मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। इधर सुरेश की सारी फसल बंद कमरे में हवा नहीं मिलने के कारण खराब हो जाती है और उन्हें भारी नुकसान होता है।